हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे और नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो मैं आदित्य पांडे आज इस नए वीडियो के साथ, और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अस्थमा के बारे में। अस्थमा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है। इसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि अस्थमा होता क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसकी इटियोलॉजी क्या होती है, और इसके मैनेजमेंट्स को कैसे किया जाता है। आपको यहाँ पे एक अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का फिगर दिख रहा होगा, डायग्राम दिख रहा होगा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इसको आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे नजल कैविटी है। यहाँ पे क्या है, हमारी नजल कैविटी है। नॉस्ट्रिल्स है यहाँ पे, ठीक है। ये होता है हमारा लैरिंग्स का पार्ट। ये इपिग्लॉटिस होता है। वेस्टिबल फोल्ड होता है। थायराइड कार्टिलेज, वोकल फोल्ड एंड थायराइड ग्लैंड। क्लियर दिख रहा है आप सभी को? चाहे तो एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ये हमारा एक कॉम्पैक्ट डायग्राम है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। डिटेल डायग्राम है। यहाँ पे कौन चीज़ें कहाँ पे, कौन सी मसल्स कहाँ पे है, ये सारी चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन है। इसको आप देख के समझ सकते हैं। आपकी एनाटॉमी आई होप क्लियर होगी। आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसकी बात करेंगे, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो सबसे बात करते हैं लैरिंग्स की। ये कहाँ होता है? ये जो आपका यहाँ दिख रहा है, ये क्या होता है? ये पार्ट हमारी लैरिंग्स कहलाती है। क्या कहलाती है? लैरिंग्स कहलाती है। उसके बाद हम बात करते हैं तो ये हो जाता है हमारा ट्रैकिया का पार्ट। इसका पार्ट हो जाता है ट्रैकिया का पार्ट। उसके बाद हम बात करते हैं, ये राइट प्राइमरी ब्रोंकाई होता है। क्या होते हैं ये जो पार्ट होता है वो राइट प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर आ जाता है। और इधर ही हम देखें, यहाँ जो ब्रोंकाई, ये जो ट्रैकिया डिवाइड होती है ब्रोंकाई में, ये लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई होती है। ये लेफ्ट लंग, ये जो आपका पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? लेफ्ट लंग है। और ये जो आपका पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? राइट। क्लियर हुआ? इसमें ये जो कार्टिलेज होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? ट्रैकियल कार्टिलेज के बने। किसके बने होते हैं? ट्रैकियल कार्टिलेज के। इसके अंदर यदि हम डाइसेक्ट करके देखें तो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे। एल्वियोलर सैक पाया जाता है, और उसके अंदर क्या पाया जाता है? ये छोटे छोटे एल्वियोलाई पाए जाते हैं। दिख रहा होगा आपको? ये छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? एल्वियोलाई पाए जाते हैं। राइट लंग्स हो गया। ये हमारा रिब्स है। ये क्या है? रिब्स है इंटरकॉस्टल्स मसल्स। ये जो नीचे है वो क्या है? इंटरकॉस्टल्स। और इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? डायाफ्राम। क्या बोलते हैं? क्लियर हुआ? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्लियर हुआ? इसके कितने पार्ट्स होते हैं? अब हम बात करते हैं अस्थमा की। तो अस्थमा एक क्या है? इज अ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज है, और इट इज अ पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है। इसको क्या बोलते हैं अस्थमा को? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज या पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज के भी नाम से जानते हैं। अस्थमा को किस नाम से जानते हैं? या तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं, या पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज के नाम से जानते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रिएक्टिव एयरवे डिजीज। क्या बोलते हैं इसको? रिएक्टिव एयरवे डिजीज बोलते हैं। और इसको किस नाम से जानते हैं? रिएक्टिव एयरवे डिजीज के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ इतना? अब यहाँ पे आपको ये जो एल्वियोलाई होता है, उसके अंदर के जो ये नॉर्मल एयरवेज है, उसका दिखा रहा हूँ। ये क्या है आपका? नॉर्मल एयरवे का स्ट्रक्चर। जो स्पेस दिख रहा है आपको, ये नॉर्मल। ये क्या है? रिलेटेड स्मूथ मसल्स है। ये जो आपको ऊपर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? रिलेटेड स्मूथ मसल्स है। ये तो नॉर्मल एयरवे हो गया। अब एस्थमेटिक एयरवे की बात। एस्थमेटिक एयर में ये क्या हो जाता है? ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है इसके अंदर।
ये थोड़ा सा श्रिंक कर जाता है। ये जो एरिया है, सैक है, ये श्रिंक करके छोटी हो जाती है। वॉल इन्फ्लाम्ड हो जाती है। ये जो वॉल है वो क्या होगी? इन्फ्लाम्ड हो जाती है, फूल जाती है। जो मसल्स हैं ये इन्फ्लामेशन आ जाता है उसमें, और अटैक के बाद कुछ ऐसी दिखती है हमारी। क्लियर हुआ यहाँ पे? अटैक के बाद एयर ट्रैप हो गया है एल्वियोलाई में यहाँ पे। क्लियर हुआ? चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं अस्थमा के डेफिनेशन की। अस्थमा जो वर्ड है, अस्थमा जो डिजीज है, उसकी करेक्ट डेफिनेशन क्या होती है? अस्थमा इज अ कॉमन क्रोनिक इन्फ्लामेटरी disease of the airway characterized by the variable and recurring symptoms, reversibly airflow obstruction and the bronchitis. अस्थमा क्या है? एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है एयरवे का, जो किससे करेक्टराइज होती है? किससे करेक्टराइज हो रही है? वेरिएबल एंड रीऑकरिंग सिम्टम्स, रिवर्सिबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन एंड ब्रोंकोस्पाज्म से ये कैरेक्टराइज। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? डेफिनेशन क्लियर हुई इसकी? अस्थमा इज द chronic inflammatory disease of airway characterized by the variable and reoccurring symptoms, reversible airflow obstruction and broncho। हम इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर। The asthma occur in the families which suggested that is an inherited। ये क्या है? इनहेरिटेड डिसऑर्डर का भी पार्ट। किसका पार्ट है ये? ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर का भी। क्लियर हुआ? एलर्जी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर द। जो एलर्जी है, कोई भी एलर्जी हो जाएगा, पॉलन एलर्जी, डस्ट एलर्जी, ठीक है, फूड एलर्जी, किसी भी टाइप्स की जो एलर्जी है, ये इसकी सबसे प्रीडिस्पोजिंग, स्ट्रॉन्गेस्ट प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर के अंदर। द क्रोनिक एक्सपोजर टू द एयरवे इरिटेंट और द एलर्जेन ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क फॉर डेवलपिंग। जो पेशेंट है, जो इंडिविजुअल है, उसका एक्सपोजर एयरवे इरिटेंट, इससे एयरवे इरिटेंसी या जिसको हम एलर्जेंस भी बोलते हैं, वो चांसेस को बढ़ा देता है डेवलपिंग ऑफ अस्थमा। इसके चांसेस को बढ़ा देता है, अस्थमा के डेवलपमेंट के चांसेस को बढ़ा देता है। क्लियर हुआ? द कॉमन एलर्जेंस कैन बी सीजनल। जो कॉमन एलर्जेंस होते हैं वो कुछ कुछ क्या होते हैं? सीजनल, जैसे कि ग्रास, ट्री, विद पोलन एंड मोल्ड, डस्ट और एनिमल। ये कहते हैं सीजनल एलर्जी। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सेटरी स्टेट हो जाएंगे, ऑक्यूपेशनल इन्वायरमेंट हो जाएगा, एंड अदर फैक्टर्स सच एज कोल्ड एयर, एयर पॉल्यूशन, इन्फेक्शन एंड डाइट। ये भी हमारे किसके अंदर आ जाते हैं? प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स के अंदर किसके अंदर आएंगे? प्री डिस्पोजिंग फैक्टर एंड इटियोलॉजी के अंदर। क्लियर हुआ? आगे देखें, ट्रिगर्स कैसे होगा? एलर्जेन से ट्रिगर होगा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वायरल इन्फेक्शन से ट्रिगर होगा, एक्सरसाइज से होगा, कोल्ड एयर से होगा, सल्फर डाइऑक्साइड ड्रग से होगा, स्ट्रेस से होगा, एंड इरिटेंट, हाउस होल्ड जो इरिटेंट होते हैं से हो सकता है। क्लियर हुआ? इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, तब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो अस्थमा इज अ कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर ऑफ द कंडक्टिंग एयरवे दैट द मोस्ट सिंपली कैन बी क्लासिफाइड एज एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। इसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं हम? एक्सट्रिंसिक कर सकते हैं और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक कैसे करेंगे? इम्प्लाइंग अ डेफिनेट एक्सटर्नल कॉज। इंट्रिंसिक में व्हेन नो पॉजिटिव एजेंट कैन बी आइडेंटिफाइड। इम्प्लाइंग अ डिफरेंट एक्सटर्नल कॉज, ये किस में आ जाएगा? एक्सट्रिंसिक में आएगा। और इंट्रिंसिक में क्या आएगा? जब कोई भी पॉजिटिव एजेंट क्या हो, नो पॉजिटिव एजेंट कैन बी आइडेंटिफाइड। जब कोई भी पॉजिटिव एजेंट इसका आइडेंटिफाइड नहीं होगा,
इसकी कोई कॉज पता नहीं होगी हमें, इडियोपैथिक होगा, तब हम इस केस में इसको इंट्रिंसिक। और जब कोई डेफिनेट एक्सटर्नल कॉज इम्प्लाई होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं नॉर्मल ब्रोंकस की और डी लिम्फोसिस। यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, एयरवे रीमॉडलिंग। इसका स्ट्रक्चर है ये, एयरवे रीमॉडलिंग। इसका स्ट्रक्चर है ये, एयरवे रीमॉडलिंग। ये नॉर्मल ब्रोंकस हो जाता है, वो इन्फ्लामेशन होता है। पैथोफिजियोलॉजी की हम बात करें, यदि की बात करें, पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, तो एक्सपोजर्स टू द एलर्जन एंड इरिटेंट की बात क्या आता है, की बात आ जाता है ईजी स्टिमुलेशन, ईजीई के बाद ये क्या होता है, मास सेल्स डिग्रेनुलेशन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, मास्ट सेल डिग्रेनुलेशन होता है, और यहाँ से हिस्टामीन रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, हिस्टामीन रिलीज होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा, ब्रेडिकैनिन रिलीज होगा, और ल्यूको, यहाँ से हिस्टामीन और ल्यूकाट्रिजिन मिलके क्या करेंगे, एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस बनाए, और यहाँ से इन्फ्लामेशन होगा, ब्रोंकोस्पाज्म आ सकता है, और म्यूकस सिक्रीशन। अब ये ब्रोंकोस्पाज और म्यूकस सिक्रीशन क्या कर सकते हैं, या तो नॉन प्रोडक्टिव कफ बना सकते हैं, या शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, और यहाँ पे चेस्ट टाइटनेस हो जाती है, एंड पीक फ्लो वेरिएबिलिटी देख। ये रही पैथोफिजियोलॉजी अस्थमा की, समझ में आई। पहले क्या होगा, एक्सपोजर होगा एलर्जेंस या इरिटेंट से, देन आईजी स्टिमुलेशन होगा, मास सेल्स डीग्रेनुलेशन होगा, हिस्टामीन आएगा, उससे प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा, ब्रेडिकाइनिन बनेगा, ल्यूकोट्रिजिन बनेगा, और हिस्टामीन एंड ल्यूकोजिन से मिलकर क्या बनेगा, एयर वे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, और इससे आपका म्यूकस सिक्रेशन, इन्फ्लामेशन एंड ब्रोंकोस्पाज्म। और म्यूकस सिक्रेशन एंड ब्रोंकोस्पाज्म मिलकर क्या बनाएंगे, दो चीजें बनाएंगे, पहला नॉन प्रोडक्टिव कफ, और दूसरा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्नीजिंग, चेस्ट टाइटनेस, पीक फ्लो वेरिएबिलिटी। ये हमारी क्या थी, पैथोफिजियोलॉजी। अब हम बात करते हैं किसका, अब हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्ट की बात करते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके साइन एंड सिम्टम्स में हम देखते हैं, द प्रिंसिपल सिम्टम्स ऑफ द अस्थमा आर wheezing, अटैक एंड एपिसोडिक शॉर्टनेस ऑफ। ये क्या होगा, wheezing अटैक्स आ जाएंगे, और एपिसोडिक शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, wheezing अटैक एंड episodic shortness of breath. The typical symptoms include the recurrent episodes of the wheezing, chest tightness, breathlessness, and cough. In some instances, cough may be the only symptom. ठीक है, the cough with the without and mucus production हो जाएगा, expiration required the must prolong. ये किसके अंदर आ जाते हैं, ये हमारे क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स के अंदर आते हैं, जिसको हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लियर हुआ यहाँ पे, आगे बढ़े। आगे दूसरे साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं, एज द एक्सप्रेशन द प्रोग्रेस द डायरियासिस टैकिकार्डिया एंड द विडेन पल्स प्रेशर्स में बी ऑकर अलोंग विद द हाइपोक्सीमिया एंड सेंट्रल साइन। क्या क्या देखने को मिल सकता है, सेंट्रल साइनोसिस देखने को मिल सकता है, हाइपोक्सीमिया देखने को मिल सकता है, टैकिकार्डिया एंड विडेन पल्स प्रेशर। उसके बाद यदि कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, यहाँ पे आपको विजिंग, कफ, हॉटनेस, टाइटनेस, डिस्निया, हाइपोक्सिया, नजल फास्टिंग, स्पूटम इज थिक एंड द टेनिक्विस्टिस, डिक्रीज और एब्सेंस ऑफ ब्रीथ साउंड कॉल्ड द साइलेंट चेस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, साइलेंट चेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या कराते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री
हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, फैमिली हिस्ट्री लेंगे, इन्वायरमेंटल हिस्ट्री लेंगे एंड ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री में द कंप्लीट फैमिली हिस्ट्री, इन्वायरमेंटल हिस्ट्री, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री इज एसेंशियल। अस्थमा इन द फैमिली, फैमिली में करेक्ट करेंगे। इन्वायरमेंटल में सीजनल चेंजेस जैसे हाई पॉलन काउंट, मोल्स, क्लाइमेट चेंजेस। और ऑक्यूपेशनल में वो कहाँ काम करते हैं, केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। उसके बाद इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड द प्लास्टिक। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, वीजिंग ऑल ओवर द लंग, ब्रेथलेसनेस एंड द कफ एंड साइनोसिस। सबका क्या करेंगे हम, फिजिकल एग्जामिनेशन। क्लियर हुआ? बढ़े आगे। अब हम बात करते हैं लंग्स फंक्शन टेस्ट, जिसको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी कहते हैं, पीएफ। पीएफ सो अ वेरिएबल एयर फ्लो लिमिटेशन। ब्लड टेस्ट कराएंगे कुछ, एनेस्पुटम टेस्ट कराएंगे। क्लियर हुआ? ये था हमारा डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन ऑफ। हम बात करते हैं किसका, डायग्नोस्टिक स्टडी। इसमें चेस्ट एक्सरे भी करा सकते हैं, स्किन टेस्ट, स्किन प्रिक टेस्ट करा सकते हैं, जिसको एसपीटी बोलते हैं। चेस्ट एक्सरे कराएंगे, स्किन टेस्ट, स्किन प्रिक टेस्ट कराएंगे। ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर कराते हैं, डायग्नोस्टिक स्टडीज के अंदर कराते हैं। एक आपको यहाँ दिख रहा होगा न्यूमोथोरेक्स, क्या दिख रहा होगा, न्यूमोथोरेक्स। मैनेजमेंट की बात करें अस्थमा की, तो अस्थमा को कैसे मैनेज किया जाता है, तो रिश्योर द पेशेंट एज एनजाइटी वर्जन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आ जाता है। कीप द पेशेंट इन द अपराइट पोजीशन, स्टार्ट ऑक्सीजन 50 इनिशियली एंड कंटिन्यू टिल द पेशेंट इज बेटर नॉट। मोबिलाइज करेंगे सालब्यूटामॉल अटरब्यूटालिन से, इमीडिएट रिलीफ के लिए सालब्यूटामॉल 5 mg देंगे स्टार्टर में, एंड रिपीट करेंगे डोज को 15 मिनट इफ रिक्वायर्ड द ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर। उसके बाद जहाँ पे ये क्या है आपका, बुडीकॉर्ट है। और मैनेजमेंट में सिक्योर आईवी लाइन सिक्योर करेंगे, इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन देंगे 200 mg। ठीक है, स्टार्ट गिवन टू ऑल सवर केसेस ऑफ द सिस्टम अर्ली। एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब करेंगे, एडिक्वेट हाइड्रेशन एंड म्यूकोलाइटिक्स। उसके बाद कुछ मेडिकेशन देंगे जैसे कि ब्रोंको डायलेटर, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एंट्रीजेनिक ब्लॉकर्स देंगे। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी दे सकते हैं और मास सेल्स स्टेबलाइजर भी दे सकते हैं। एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो मैग्नीशियम सल्फेट इंट्रावेनस ट्रीटमेंट देंगे इसमें, और हॉयलेक्स मिक्सचर ऑफ हीलियम ऑक्सीजन दे सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो हम क्या करेंगे, वाइटल साइन चेक करेंगे रेगुलरली, एडमिनिस्टर करेंगे मेडिकेशन को, मॉनिटर करेंगे एलर्जी सिम्टम्स को, अवॉइड करेंगे पॉल्यूशन इन्वायरमेंट से, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराएंगे और हेल्थ एजुकेशन। ये सब किसके अंदर आ जाता है, हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। क्लियर हुआ? नर्सिंग मैनेजमेंट और कुछ देखें तो नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर देखें तो इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस हो जाएगा, रिलेटेड टू द डिक्रीज, सॉरी इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सिक्रीशन एंड ब्रोंकोस्वाम। दूसरी हम देखें तो इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न हो जाएगा, रिलेटेड टू द शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, म्यूकस एंड ब्रोंकोस्ट्रिक्शन एंड एयरवे इरिटेशन। एक्टिविटी इंटॉलरेंस ड्यू टू द फटीग एंड इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न एंड द hypoxia. Deficient knowledge of the self-care studies to be the performed at home. Ineffective coping related to the reduction, socialization and anxiety depression and lower activity level and inability to, ये सब किसके अंदर आ जाएगा, हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या करेंगे, फेस मास्क यूज कर सकते हैं हम, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को अवॉइड करेंगे, अवॉइड द स्मोकिंग एंड स्मोकिंग इन्वायरमेंट, अवॉइड पैसिव स्मोकिंग, कवर द बेडिंग विद द एलर्जी प्रूफ केसिंग, रिमूव करेंगे कारपेट्स को बेडरूम से, ऑर्डर डिटर्जेंट यूज करेंगे, कीप द ह्यूमिडिटी लेवल लो एंड फिक्स लीक टू द रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म सच एज अ। क्लियर हुआ? के बाद
स्लाइड यहाँ पे खत्म होती है। ये लेक्चर यहाँ पे आपका एंड होता है। आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आया हो। अस्थमा, अस्थमा क्या होता है, इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या डायग्नोसिस होती हैं, पूरी चीज़ें क्लियर हुई होंगी वन बाय वन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए